हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रवि शर्मा और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स। और इसमें हमने अब तक जो है बेसिक फंडामेंटल क्लियर किया हुआ है। जैसे जो नंबर्स के बारे में अपन ने बात की थी और फंडामेंटल जो अपने पास में जो बेसिक फंडामेंटल था उसको हमने यहाँ पर पहले डिस्कस किया हुआ था। आज हम 11th क्लास राजस्थान बोर्ड के अंदर जो 11 चैप्टर है सेट थ्योरी, उसको आज हम क्लियर कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि हमने अब तक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं, उसका एक हल्का सा जो है इंट्रोडक्शन किया है। और उसमें हमने पढ़ा कि आयोटा क्या होता है। उसके बाद में वास्तविक संख्याएं देखी हैं। वास्तविक संख्याओं के बाद में हमने जो है परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, इस तरह की सभी संख्याएं हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में जो पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय। उसमें अगर हम बात करें कि सेट होता क्या है, समुच्चय क्या होता है, तो समुच्चय आपके पास में एक प्रकार का अवयवों का जो संग्रह है उसको अपन समुच्चय कहते हैं। अगर इसका बिल्कुल एग्जैक्ट अपन डेफिनेशन याद रखें, वैसे बताएं तो होता है कि अगर सुस्पष्ट व सुव्यवस्थित जो अवयव हैं उनका अगर संग्रह अपन बात करें तो उसको क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। मतलब सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित व सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। मतलब मैं यहाँ पर तीन चीजें हैं, सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित व सुपरिभाषित। देखो कई राइटर्स क्या लिखते हैं, कई राइटर्स क्या लिखते हैं, मैंने यहाँ पर तीन चीजें क्लियर। सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित और सुपरिभाषित वस्तुओं के या अवयवों के जो संग्रह है उसको अपन सेट बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। अब यहाँ से देखो ये चीजें क्लियर हुई है। इसमें डेफिनेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सुपरिभाषित मतलब परिभाषा होनी चाहिए, अगर परिभाषा नहीं है तो फिर वो सेट नहीं हो जाएगा। सुव्यवस्थित मतलब उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो अरेंजमेंट है वो भी ठीक तरीके से होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे कि समुच्चय को दो तरह से निरूपित किया जाता है। एक तो अपने पास में जो है समुच्चय निर्माण रूप, और एक अपने पास में सारणी रूप, या जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और सुस्पष्ट मतलब क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर क्लियर होती हैं किसी संग्रह के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन सेट बोलते हैं, ठीक है। तो सेट थ्योरी जो है आज हम 11th क्लास के हिसाब से क्लियर कर रहे हैं। इसमें आपको समुच्चय तो पता है, सब बच्चे याद भी कर लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन ये डेफिनेशन किस तरह से अपन याद रखें। जैसे अगर मैंने बोला कि विश्व के जो 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का जो संग्रह है वो क्या समुच्चय के अंदर काउंट होगा क्या? इस तरह के कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें, जैसे मैं बोलूं कि विश्व के 3 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, और सबसे खतरनाक बोला है, ध्यान से सुनना, 3 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है। मैं बोलता हूं कि दौसा में पढ़ाने वाले सभी टीचरों में सबसे जो होनहार टीचर हैं उनका संग्रह। होनहार टीचरों में भी मैं अगर काउंटेबल बोलता हूं कि 5 जो होनहार टीचर हैं उनका संग्रह। तो ये सारी चीजें अगर अपन बात करें तो इनमें आपको क्या क्लियर हो रहा है। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, तो क्या समुच्चय है या नहीं है? चलो इस पर बात करते हैं। देखो आपसे बात कर रहे हैं कि बल्लेबाज, अब बल्लेबाज में बात क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कोई परिभाषा है? परिभाषा तो बल्लेबाज की। अगर मैं ये बोलता कि विश्व के बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है, तो बल्लेबाजों का संग्रह, तो वहां पर बल्लेबाज की परिभाषा हो गई, तो तब तो ये संग्रह समुच्चय बन जाता। लेकिन मैंने बोला सर्वश्रेष्ठ 10, तो एक बात बताओ कि कौन से बल्लेबाज को पहले नंबर पर डालें और कौन से को दूसरे नंबर पर डालें। ये तो क्या है कि उसकी लोकप्रियता के हिसाब से अपन अपने हिसाब से किसी को फर्स्ट नंबर दे देते हैं, किसी को सेकंड नंबर देते हैं। और अगर आप इसको भी थोड़ा और अदरवाइज वे में बात करें तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जो क्रिकेट के जो अपने पास में यहाँ पर वनडे है, टेस्ट हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें बल्लेबाजों को अलग अलग तरीके से रैंकिंग दी जाती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर्वश्रेष्ठ 10, तो सर्वश्रेष्ठ 10 आप बता नहीं सकते हो कि पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तो उनकी अपन स्पष्ट परिभाषा नहीं है। परिभाषा तो आप बात कर ले, लेकिन मैंने बोला यहाँ पर सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित संग्रह ही क्या होगा, समुच्चय होगा, अदरवाइज वो समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो 10 बल्लेबाजों का संग्रह है, सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाजों का जो संग्रह है वो समुच्चय नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जैसे मैंने कहा कि सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, और कितने, जैसे मैंने बोल दिया 5 या 3 जो भी मैंने बोला, तो एक बात बताओ कि इसकी क्या रैंकिंग हो सकती है क्या?
क्या पहले नंबर पर अपन किसको खतरनाक बताएंगे? एक बात बताओ, जैसे जिसका मौका पड़ता है वैसे वो जानवर खतरनाक। आपने बात की कि पहले नंबर पे अगर मैं कहूं कि जो सांप है वो सबसे खतरनाक हो गया, मान लो, अगर आपने मान लिया, सपोज करो आपने कहा शेर सबसे खतरनाक है, तो एक बात बताओ, सांप भी शेर को मार सकता है और शेर भी सांप को मार सकता है। तो जब जिसका मौका है वो सबसे खतरनाक हुआ। ऐसे अगर चींटी को सबसे खतरनाक नहीं माने, और एक तरह से मान भी सकते हैं, कैसे कि अगर मान लो चींटी भी तो किसी जीव को मार सकती है ना, मार सकती नहीं मार सकती। तो ये चीज आप इस पर क्या है कि सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब सुपरिभाषा यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसकी परिभाषित जो है वो संग्रह नहीं है, सुस्पष्ट भी नहीं है, तो इसलिए इस संग्रह को अपन क्या नहीं बोलेंगे, समुच्चय नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं जैसे कि दो साके क्या, या फिर किसी जगह के 10 जो हैं सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों का संग्रह अगर बात करें, तो भाई अध्यापक जो है, जो गणित पढ़ाता है वो गणित में है, जो इंग्लिश पढ़ाता है वो इंग्लिश में है। ठीक है, और उसमें भी टाइप्स, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो इकाइयाँ हैं उसमें, तो सब अपने अपने विषय में अलग अलग तरीके से संपन्न है। मतलब अपन किसी एक को रैंकिंग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इनकी एक क्लियर जो डेफिनेशन है वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये सारे क्या हैं, समुच्चय नहीं है। ये तो बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान मैंने आप लोगों को बताया। अब जैसे समुच्चय है क्या, समुच्चय की अगर अपन बात कर लें तो समुच्चय में क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संग्रह, तो ये क्या है, एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर परिभाषा मिल रही है। किसकी मिल रही है? कक्षा 11 में पढ़ने वाले, क्योंकि जो 10th जो पास करके आएगा वो क्लास 11th में आ जाएगा। अच्छा, अब समुच्चय को अपन जो इनिशियल वे में, जैसे कैपिटल लेटर्स में जो ABCD के जो होते हैं इनसे व्यक्त करते हैं। जैसे A बराबर मैंने कोई भी जैसे सेट लिखा और यहाँ लिख दिया कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह, तो वो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अच्छा, 3 चीज़ें आपको क्लियर करनी है। एक तो अपने पास में कोष्टक होते हैं जैसे 3 प्रकार के, एक तो अपने पास में ये छोटा कोष्टक हो गया, एक ये बड़ा कोष्टक हो गया, और एक क्या हो गया, मंझला कोष्टक हो गया। तो आप देखिए कि अपने पास में ये 3 प्रकार के कोष्टक है, इनसे समुच्चय बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा हुआ है, देखो, तीनों ही जो है समुच्चय कहलाएंगे। पहली बात तो जो अपन व्यक्त करते हैं साधारणतः, जो अपन लिखते हैं, वो मंझले कोष्टक में अवयवों को या गुणधर्मों को लिख करके समुच्चय को निरूपित किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने बोला AEIOU, अगर मैंने इसमें लिख दिया तो ये कितने अवयव हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 अवयव हो गए इसके अंदर, है ना। तो ये 5 अवयव इस समुच्चय में हो गए कि नहीं हो गए। और ये जो अपने पास में मंझला कोष्टक लगाया, तो इससे ये जो संग्रह जो बना वो समुच्चय बन गया, जिसका नाम मैंने क्या दिया है, A। मतलब इस समुच्चय का नाम है वो A है, और इसमें अवयवों की संख्या 5 है, और ये अवयव हैं। अवयवों को साधारणतया कोमा लगा लगा करके पृथक करके लिखा जाता है। कौन से रूप में? रोस्टर रूप में। अभी अपन बात करेंगे कि समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। एक तो अपने पास में रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, रोस्टर रूप, और एक क्या है, सारणी रूप, सॉरी, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अब बेटा समुच्चय निर्माण रूप में तो क्या होता है कि समुच्चय को जो अवयव हैं उनमें अवयवों को किसी गुणधर्म के द्वारा, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन के द्वारा या किसी प्रॉपर्टी के द्वारा या किसी नियम के द्वारा अपन व्यक्त करते हैं, उसको तो बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। और जिसमें रोस्टर रूप में क्या है, अवयवों को सीधे ही बिना किसी नियम के, मतलब बिना किसी नियम का मतलब बिना कुछ थ्योरेटिकली लिखे हुए अपन डायरेक्ट अगर जैसे लिख दें, मैंने बोला A बराबर AEIOU, ये अगर मैंने बोला तो ये क्या हो गया, ये रोस्टर रूप है, श्रृंखला रूप है, सारणी रूप है, जिसमें अवयवों को कोमा लगा लगा करके पृथक करके सीधे ही बिना किसी गुणधर्म की सहायता से लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, रोस्टर रूप कहते हैं। यहां से समुच्चय निर्माण रूप की बात कर लें तो समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा अपने पास में, जैसे मैंने इसी को ऐसे बोल दिया A बराबर X, इस प्रकार है। देखो अभी बताएंगे जो नोटेशन है, जो गणित के जो अपने पास में अत्यंत महत्वपूर्ण नोटेशन है, जैसे ये अपने पास क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं सच दैट, और हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है। अब वो किस प्रकार है आगे लिखा जाएगा, मतलब x क्या हो गया, x एक वेरिएबल हो गया, एक अवयव को व्यक्त करने वाला वेरिएबल हो गया, मतलब चरमान समझते हो ना, जैसे x स्क्वायर बराबर 1 तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, +-1, तो ऐसे x क्या है यहाँ पर, एक चरमान है, एक वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल किसको व्यक्त करेगा बताओ, अवयव को व्यक्त करेगा, और उस अवयव की जो
परिभाषा है, मतलब अवयव जो आएगा कैसे अपने पास में, वो उसको आगे अपन ये गुणधर्म के द्वारा लिख देंगे। मतलब यहाँ पर मैंने अगर इसी समुच्चय को, ये जो AEIOU है, इसको अगर मैंने समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहा तो कैसे लिख सकते हैं कि X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्यों भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ही है ना AEIOU 5। तो ये हमने क्या बोल दिया, अब ये क्या हो गया, एक गुणधर्म हो गया, और ये क्या हो गया, डायरेक्ट अपन ने स्वरों को सीधा ही लिख दिया। तो मतलब दोनों चीजें क्लियर हो गई, ये रोस्टर रूप है और वो समुच्चय निर्माण रूप है। मतलब क्या हुआ कि समुच्चय निर्माण रूप तो किसी गुणधर्म नियम को व्यक्त करता है और रोस्टर रूप सीधे ही अवयवों को व्यक्त करता है। समझ में आई ये बात आपको? जैसे थोड़ी देर के लिए बात की मैंने बोल दिया कि n बराबर, क्या बोला मैंने, n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन डैश 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 बोल दिया। अब आपको बताएंगे समुच्चय के प्रकार में पढ़ाएंगे कि डैश डैश मतलब इसमें बहुत सारे अवयव, बहुत सारे बोले तो अनंत अवयव हैं, अनंत अवयव बोले तो आप इस टाइप के कितने भी एलिमेंट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मतलब कि इसमें अवयवों की जो सीमित संख्या है वो नहीं है, ठीक है। अगर आप बोले 500 हैं 600 हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो अपने पास मैंने बोला रोस्टर रूप में। अगर इसी को अपन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे n को अपन समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताओ। समुच्चय निर्माण रूप में n हो जाएगा, n बराबर, याद आया कुछ मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम आपको कि x सच दैट, मतलब पढ़ाया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह जो नंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, प्राकृत संख्या बोलते हैं कि नहीं बोलते। आ गया ना काम अपने पास में। तो x सच दैट, x एक प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा, प्राकृत संख्या है। तो ये क्या हो गया, अब ये इसका एक गुणधर्म हो गया, एक नियम हो गया। तो मतलब नियम तो यहाँ लिखा जाएगा और अवयव को जो व्यक्त करने वाला चर है, जरूरी नहीं x ही लगाऊं मैं, यहाँ पर स्मॉल n भी आ सकता है, y भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ अपन ने व्यक्त किया है n को, मतलब ये दोनों चीजें एक ही हैं। ये जो अपन ने लिखा है रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में जो लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही चीज हैं, अलग अलग नहीं है। बस लिखने का जो तरीका है वो अलग है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, दो तरीके से साधारणतः समुच्चय को निरूपित किया जाता है। अच्छा चलो, ये तो मैंने आपके सिलेबस के हिसाब से बताया है। अब थोड़ा सा और अपन बात कर लेते हैं कि समुच्चय का जो निरूपण है वो अपने पास में यहाँ साधारणतः दो प्रकार से, तो जो गुणधर्म के हिसाब से होता है, और अगर वैसे बात की जाए तो समुच्चय का जो निरूपण होता है वो अपने पास में सतत या विविक्त रूप में होता है। जैसे सतत समुच्चय और एक होता है विविक्त समुच्चय, विविक्त डिस्क्रीट समुच्चय। वैसा ये अपने सिलेबस में इतना डिटेल से नहीं दे रखा है, बट थोड़ी देर के लिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अपने पास ब्रैकेट्स जो हैं, जो ये कोष्टक जो हैं, इनमें अंतर भी समझना आपको आना चाहिए। सतत समुच्चय में तो क्या होता है कि ये दोनों जो ब्रैकेट है इनको काम में लिया जाता है, मतलब अंतराल रूप में लिखा जाता है। मतलब कि कोई भी अपन को केवल दो अवयव लिखने होते हैं, उन दो अवयवों के बीच में जितने भी सारे मान होते हैं वो सब शामिल होते हैं, उसको तो बोलते हैं सतत समुच्चय। मतलब उसमें कोई भी अवयव छूटता नहीं है, कोई भी बिंदु छूटता नहीं है। जैसे मैंने बोला 1,3 और इसको छोटे कोष्टक में लिख दिया, तो अभी 1,3 क्या है, 1 से 3 के बीच में उपस्थित सभी मान इसमें शामिल हो जाएंगे, तो इसको बोल देंगे सतत समुच्चय। और 1 और 3 दोनों शामिल नहीं होंगे लेकिन, और हमने अगर ऐसा लिख दिया 1 और 3 और ये अपने पास बड़े कोष्टक में, तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 खुद भी शामिल हैं और इनके बीच के मान भी शामिल हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई अपने पास में कि ये जो है ये सतत समुच्चय है। अभी हम इसका डिस्कस करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे कि ये किस रूप में होता है, कैसे अपन इसको क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ बात करते हैं विविक्त समुच्चय। विविक्त समुच्चय क्या होता है बेटा, विविक्त समुच्चय में जो अवयव लिखा जाएगा वही अवयव काउंट होगा उस समुच्चय के अंदर। जैसे मैंने लिख दिया 1 और 3 और ये अपने पास में मंझला कोष्टक बंद कर दिया मान लो, तो कितने अवयव हैं इस समुच्चय में, 2 अवयव हैं केवल। कौन कौन है, 1 और 3। यहाँ कितने अवयव हैं, अनंत अवयव हैं। कितने अवयव हैं, अनंत अवयव हैं, क्योंकि 1 से 3 के बीच में कितने अवयव होंगे बताओ। कोई कहेगा सर 1 होगा 2, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पर 1.1 1.11 1.01 1.001 मतलब कितने भी आप टुकड़े करते जाओ। जैसे आपने पढ़ा है ना कि एक रेखाखंड के अनंत टुकड़े कर सकते हैं। अगर वास्तविक संख्या रेखा की बात करूं बेटा, तो ये अपने पास वास्तविक संख्या रेखा हो गई मान लो,
यहां पर मैंने कहा कि 1 तो इस जगह है और 3 इस जगह है, और ये अपना अनंत की तरफ अग्रसर है, ये माइनस के अनंत की तरफ अग्रसर है, मतलब कि ये नेगेटिव नंबर की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे 1 से 3 के बीच में इस रेखाखंड AB नाम दे देता हूं मैं इसको, तो इस AB रेखाखंड के कितने टुकड़े कर सकते हैं बताओ? 2 4 5 6 7 8 ऐसे कर सकते हैं क्या? अरे भैया अनंत टुकड़े कर सकते हैं, पता है ना सबको, ठीक है। तो जब अनंत टुकड़े किए जा सकते हैं तो अनंत मान विद्यमान होंगे इनके बीच में, तो इसलिए अपन बोलेंगे कि ये जो सतत समुच्चय है इसके अंदर अनंत अवयव होंगे। समझ में आया? ऐसे ही यहां पर भी कितने अवयव होंगे? अनंत अवयव होंगे। विविक्त समुच्चय, देखो हल्का सा आपको क्या है कि ये टॉपिक ऐसा लगेगा थ्योरेटिकली, क्योंकि यहां उत्तर लगाओ मतलब कि आपके पास सूत्र लगाओ उत्तर पाओ वाला सिद्धांत यहां पर नहीं है। कैसे कि जैसे ही अपन सूत्र लगाएं और उत्तर आ जाए, वो वाली चीज यहां पर संभव नहीं है। ये गणित का बहुत ही आधारभूत टॉपिक है, जिसको समझ करके आप गणित में बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको किसी भी टॉपिक में परेशानी नहीं आएगी अगर आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हो, क्योंकि इस टॉपिक की परेशानी एक ही है, ऐसे लगता है जैसे पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कहीं गणित का तो कुछ नामो निशान नहीं है। क्योंकि इसमें होता क्या है, और देखो कारण क्या है, इसको स्टार्टिंग में क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जितनी भी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, जो भी बेसिक जानकारी है, वो हमारी गणित में किसी भी टॉपिक में कभी भी एंटर कर सकती है, कभी भी किसी सवाल में जुड़ करके आ सकती है। इसलिए ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। मतलब आपको पहले दिन भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि जो राइटर्स हैं, जो लेखक गण हैं, उन्होंने आप देखिए 60 साल से 70 साल से 50 साल से जो किताबें चली आ रही हैं, उस किताब के अंदर, उस किताब में जो पहला चैप्टर है, जो 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है, वो समुच्चय है, वो संबंध है, चाहे सिलेबस NCERT का हो, चाहे सिलेबस राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल का हो, और चाहे किसी अन्य बोर्ड का हो। आप देखेंगे गणित के सिलेबस में पहले नंबर पर समुच्चय, फिर संबंध, फिर फलन, इस तरह के टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। आपने पहले भी पढ़ी हैं क्लासें, उसमें 9th में आपने संख्याओं को पढ़ा है, फिर 10th में आए तभी भी पहले नंबर पे तो संख्याओं से रिलेटेड ही काम किया ना। क्यों? क्योंकि ये हमारी गणित का बहुत ही जो आधारभूत जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार करते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को पहले देना बहुत जरूरी है। अभी अगर अपन किसी और टॉपिक की बात करें तो वहां हो सकता है आपको बड़े आनंद के साथ में सूत्र लगाओ उत्तर पाओ वाले सिद्धांत समझ में आए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अपनी नोटबुक और पेन साथ रखो, हर चीज को जो भी आपको नोट करना है उसको बिल्कुल नोट करते जाओ और बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ो, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई किसी तरह का डाउट नहीं रहे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो विविक्त समुच्चय अभी आपने पढ़ा, क्या होता है? जो अवयव लिखा जाएगा वही शामिल होगा। अब कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर क्या इसमें अनंत अवयव नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसा कोई आविष्कार नहीं करना है कि अनंत इसमें ही होंगे, इसमें ही होंगे, इसमें नहीं होंगे। हो सकते, कैसे होंगे? देखो ना, अभी अभी लिखा था हमने कि n बराबर क्या 1 2 3 4 और डैश डैश डैश, कितने अवयव हैं? 4 है क्या? नहीं। 5 है क्या? नहीं। 10 है क्या? नहीं। कितने अवयव हैं? अनंत अवयव हैं, क्योंकि 1000 भी आएगा, 1 लाख भी आएगा, 1 करोड़ भी आएगा, जितना आप लिख सकते हो। वो तो क्या है, हम इसको शो नहीं कर सकते, इस तरह से आप लिख नहीं पा रहे हो क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, लिखते लिखते चले जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, गणित के नंबर कभी रुकने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसके अंदर अनंत अवयव हैं। तो बेटा अनंत अवयव तो दोनों में ही हो सकते हैं, लेकिन जो अंतर है वो समझ में आया, क्लियर हुआ? क्या समझ में आया कि सतत समुच्चय में सारे जो एलिमेंट हैं वो शामिल होते हैं, केवल 2 बिंदु हमको पता होते हैं। इन दोनों बिंदुओं को खुद को भी शामिल किया जाता है और इसमें इन दोनों बिंदुओं को शामिल नहीं किया जाता है। वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे असमीका के अंदर, अभी केवल इसका हमने सामान्य जो परिचय है वो क्लियर किया है, ठीक है। तो अभी आगे बात करते हैं अपन कि सतत समुच्चय विविक्त समुच्चय हो गया, और समुच्चयों का जो निरूपण है वो रोस्टर रूप क्या कहता है और सारणी रूप क्या कहता है। देखो रोस्टर रूप में आपने क्लियर पहले पढ़ा हुआ है कि अवयवों को कॉमा द्वारा पृथक करते हुए सीधे ही बिना किसी गुणधर्म की सहायता से लिखा जाता है, नोट डाउन कर लेना इस बात को। और समुच्चय निर्माण रूप में, जिसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, उसमें कैसे लिखा जाता है? अवयवों को किसी गुणधर्म के द्वारा, किसी गुणधर्म, किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने एक समुच्चय लिखा है a बराबर, मैंने बोल दिया कि a बराबर, चलो a हमने यहाँ से मिटा दिया, कन्फ्यूजन हो जाएगा। a बराबर मैंने बोला कि 1 4 9 16 डैश 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 बोला ये। अच्छा, तो अब आपके पास में ये, जैसे अगर इसका आपको पूछा जाए कि इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा,
देखो हर किसी समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप बना पाना इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन जितना आप दिमाग लगाओगे, जितना आप सोचोगे, आपकी सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है कि आप बनाओगे या नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, ऐसे सवाल आपकी किताब में मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो हम बता देंगे। एक साथ में यहाँ पर जैसे क्लास में एक सीट आपको देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर अगर बात करें तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो x इस प्रकार है, x सच दैट, ये जो दो बिंदी है ना, लिख लो चाहे कहीं पर इसको, ये जो दो बिंदी है, ये जो कॉलन है, इसको बोलते हैं कॉलन इंग्लिश में। तो इसका मतलब क्या है, अभी बता दिया था मैंने कि इस प्रकार है। अब क्या चीज़ इस प्रकार है, ये जो x है वो इस प्रकार है कि आगे इसकी कंडीशन लिखी जाएगी। अच्छा बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट, सच दैट, क्लियर है। देखो जो भी चीज़ें आती जाए उनको एक अलग चीज़ में एक अलग बॉक्स बना करके लिख लो और उसका नाम दे दो क्या बेटा, धांसू बॉक्स। क्या नाम दे देंगे, धांसू। समझाया था ना, जो पढ़ेगा धांसू उसके गणित में कभी नहीं आएगा आंसू। क्लियर बात है, जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है, कभी कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं। इतनी सारी कॉपी बढ़ जाएगी मोटी, लेकिन उसमें आप धांसू धांसू पढ़ते जाओ तो आपको सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हुई दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से क्लियर कर सकते हो। यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, x इस प्रकार है कि x बराबर कितना भाई, देखो 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है। क्या पता लग रहा है, वर्ग हो रहा है, किसका हो रहा है, प्राकृत संख्याओं का। मतलब या तो मैं हिंदी में लिख दूं कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, ठीक है ना, या तो ये लिख दूं तो उससे हो जाएगा क्लियर। या फिर मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है उस रूप में अपन लिख सकते हैं x बराबर n का स्क्वायर, और n क्या चीज़ है यहाँ पर अपने पास में, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन भी मैंने बताया था आपको कि ये बिलोंग्स टू का साइन क्या कहता है, विद्यमान है। n किस में विद्यमान है, कैपिटल N में। कैपिटल N क्या चीज़ है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अभी लिखवा देंगे सारी जो संख्याएं हैं उनको किस तरह से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और नॉट बिलोंग्स टू लिखा जाए तो ऐसे, मतलब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है तो किस तरह से व्यक्त करोगे, नॉट बिलोंग्स टू से। तो x बराबर n स्क्वायर। अब n का मान 1 2 3 4 जैसे जैसे रखते जाओगे x का मान क्या आता जाएगा, 1 4 9 16 इस तरह से। तो आगे आपका आंसर ये हो गया किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, और ये किस रूप में हो गया, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, इसको भी एक बॉक्स में आप अलग से लिख लेना इन सबको। अगर हम अब आगे बात करते हैं, जैसे मैंने एक सवाल और दिया, चलो आपको जैसे b बराबर एक सेट दे रखा है। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेट का नाम a ही लिखना है, b लिखना है, आप जो चाहे वो एग्जाम में मिल सकता है, x y z भी मिल सकता है, कैपिटल लेटर्स में जो हम साधारणतः इसको व्यक्त करते हैं। b बराबर क्या हो गया, जैसे मैंने b बराबर आपको बोला कि 1 5 और 25, ठीक है, और इस तरह से मैंने आपको ये कह दिया। तो अब बेटा आपको बताना है कि इसका जो समुच्चय निर्माण रूप जो है, ठीक है, वो क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा। ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसमें कितने अवयव हैं, अनंत अवयव हैं। अब ये बताने के लिए देखो आपके जो माइंड में जो प्रोसेसिंग है वो ये होनी चाहिए कि आपको उस नियम को ढूंढना है, उस गुणधर्म को ढूंढना है जिसकी सहायता से ये लिखे जा रहे हैं। मतलब 1 के बाद 5 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है। सोचो, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लिखो और अपना आंसर लिख करके जो है बताइए कि क्या इसका जवाब होगा। पॉज करो।